Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on budget and economic survey, which by the way you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. We will be coming up with a budget video tomorrow or maybe day after tomorrow as soon as the budget gets released. And in this lecture we will be covering the PIB India summary, which is basically the gist of what Arvind Subramaniam yesterday spoke about in the economic survey, which is very important for UPSC prelims. You do not need to read the full 2 volumes to get the gist. The gist is very important, and that is what we'll focus upon. Alright guys, so before moving forward, do not forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notifications so that you don't miss on any new updates. Do recommend the video to your friends, and if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम पीआईबी इंडिया के जो समरी आया है इकोनॉमिक सर्वे का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं। एक एक लाइन को हम समझ रहे हैं क्या क्या लिखा है और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था आपको। समरी आप पढ़ लीजिए, बहुत है, पूरा वॉल्यूम पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहता है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो स्पेशली जब कोविड आया है ना, जब कोविड-19 आया, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे कोविड-19 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है कि कोविड में कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनी, कैसे गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए। तो मोस्टली पूरा इकोनॉमिक सर्वे उसी पे फोकस कर रहा है ना, क्योंकि पिछले साल में हुआ ही यही है और कुछ तो हुआ ही नहीं, तो फोकस भी इसी पे ही होगा। करेक्ट। तो सबसे पहला है कि आरबीआई ने क्या किया, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लाया। अब हम क्या करते हैं, अब इससे एसोसिएटेड जितने टर्म्स हैं वो हम सारे पढ़ लेते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कितने कितने टाइप की होती है। एक तो होती है न्यूट्रल स्टैंस होता है, ये स्टैंस होता है। एक न्यूट्रल स्टैंस होता है, एक अकोमोडेटिव स्टैंस होता है, और एक कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बोलते हैं उसको। तो न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल अगर स्टैंस होता है आरबीआई का, तो क्या होता है उसमें कि रेपो रेट या तो उतना ही रहेगा, या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। मतलब रेपो रेट के साथ आरबीआई कुछ भी कर सकता है, या तो उसको इंक्रीज़ कर सकता है, या सेम रख सकता है, या डिक्रीज़ कर सकता है। वो होता है न्यूट्रल स्टैंस। अकोमोडेटिव स्टैंस में क्या होता है कि या तो वो कट करेगा, ठीक है, या फिर उतना ही रखेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिव स्टैंस। तो अकोमोडेटिव स्टैंस उसने 2020 में आप देख रहे होगे कि हमेशा रेपो रेट जब 2-2 महीने में मिल रही थी, मॉनेटरी ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठ रही थी, तो हर बार रेपो रेट कट हो रहा था और टोटल 115 बेसिस पॉइंट से कम हो चुका है। तो इस टाइप से 115 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1.15% कम हो गया है ये रेपो रेट, ठीक है। और एक होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, जिसमें या तो वो इंक्रीज़ करेगा, या तो रेपो रेट इंक्रीज़ करेगा, या तो सेम रहेगा। तो ये 3 स्टैंड्स होते हैं बेसिकली। तो ये से एसोसिएटेड था तो इसलिए हमने पढ़ लिया, है ना। बाकी हमको ध्यान देने वाली बात है कि ये रेपो रेट जो है वो 115 बेसिस पॉइंट से कम हुआ था, करेक्ट। Systematic liquidity in 2020-21 has remained in surplus so far. आरबीआई अंडरटुक वेरियस कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मेजर्स। तो कुछ कुछ अनकन्वेंशनल मेजर्स भी आरबीआई ने लिए हैं जो हटकर थी मॉनेटरी पॉलिसी से, जैसे कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। आपने ओएमओ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें क्या होता है आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल कैसे करता है, बाय सेलिंग और बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करता है तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होती है, करेक्ट, क्योंकि पैसा जाता है इकोनॉमी में। और अगर वो सेल करता है, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, तो वो मार्केट से पैसा एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब पैसा अपने पास लेता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भेज देता है, तो लिक्विडिटी कम होती है। इस टाइप से ओएमओ ऑपरेशंस वर्क करते हैं। और मैंने बताया था आपको पिछले में भी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं कि नॉर्मली जो रेपो रेट पे जो आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, वो जनरली 1 से 28 दिन तक रहता है ना। बट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या है, इसको 1 से 3 साल तक कर दिया है, ठीक है। तो 3 साल तक आप अब बैंक्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स 3 साल तक इसका लिमिट बढ़ा दिया था कि आप लीजिए हमसे पैसा और आप 3 साल तक रीपे कर सकते हो उसको, है ना। इस टाइप से आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को किया, ठीक है। फिर जैसे इसी में एक और चीज़ था ना कि यही चीज़ में था कि जो आरबीआई है वो साइमल्टेनियसली क्या कर रहा था, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ ले रहा था, ठीक है, और साथ में क्या कर रहा था कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेच रहा था। तो मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा था ये, ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आरबीआई ने जो प्रोसेस है वो किया था। ये अनकन्वेंशनल मेजर्स पहली बार हुए थे जो आरबीआई ने किए, ठीक है, क्योंकि अनकन्वेंशनल टाइम्स थे, ठीक है। अब ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें, ठीक है, द ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिक्रीज फ्रॉम 8.21% एट द एंड ऑफ मार्च 2020 टू 7.49% एट द एंड ऑफ सितंबर 2020। तो नॉर्मल सी बात है
कि भाई एनपीए जो लोन रीपे नहीं हो पाए थे, ठीक है, अब मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो एकदम से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी तो जो लोन ले रखे हैं वो तो एनपीए में जाएंगे। बट आरबीआई ने क्या किया था, उस लिमिट को बढ़ा दिया था, ठीक है, तो तभी भी 8.21% एनपीए था शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का। बट सॉरी, बट क्या हुआ, सितंबर आते आते लोन रीपे होने लगे, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुली, लोन रीपे होने लगे, तो वो कम होकर 7.49% हो गया, ठीक है। द मॉनिटरी ट्रांसमिशन ऑफ लोअर पॉलिसी रेट्स टू डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट्स इम्प्रूव। ऑब्वियसली मॉनिटरी ट्रांसमिशन जो है, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट कट किया अपना, ठीक है, तो बैंक्स को सस्ते में पैसा मिल रहा था। अब बैंक्स भी तो आगे इन्फ्यूज़ करें ना उस चीज़ को, बैंक्स भी तो कस्टमर्स को लोअर रेट पे लोन देना, तो वो एक्चुअली में ट्रांसमिशन हुआ उस चीज़ का कि बैंक, अगर आरबीआई ने कम किया है रेपो रेट, तो बैंक्स जो हैं वो एंड कस्टमर को जो लेंडिंग दे रहे हैं, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वो भी कम हुआ, ठीक है। निफ्टी एंड सेंसेक्स reached a record high closing of 14,000 points, around 40,000 points for Nifty and 49,000 points for Bombay Stock Exchange। तो मतलब अभी अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो तो बीच बीच में ना स्पाइक आ रहे थे, खूब ज़्यादा हाई पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा था। एफपीआई हमने देखा कितना ज़्यादा आया था, है ना, $28 बिलियन समथिंग आया है एफपीआई। तो इतना ज़्यादा आने की वजह से सेंसेक्स जो है वो शूट अप कर गया था। पहले जब कोविड आया था तो नीचे गिर गया था, बट फिर लोग और इन्वेस्ट करने लगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सस्ते मिल रहे थे शेयर। तो क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, अपर सर्किट लगने लगे थे। येस बैंक का तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो मतलब इस टाइप से चीज़ें हो रही थी। तो द रिकवरी रेट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स थ्रू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड सिंस इट्स इंसेप्शन हैज़ बीन ओवर 45%। तो आईबीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो एक बात माननी पड़ेगी गवर्नमेंट की, जो आईबीसी कोड निकाला है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका जो आरओआई है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले जो है वो एनपीए चला जाता था तो उसको सीधा वो लिक्विडेट कर देते, बट अभी ऐसा नहीं है, अब रिजोल्यूशन होता है ना, रिजोल्यूशन होता है और फिर देखा जाता है कि कैसे हम लोन को रिकवर बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है आईबीसी का, वो 45% है, मुझे ये बता रहा है। प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ा है, हमने देख ही लिया। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है ना, वो बढ़ा है, महंगाई दर बढ़ा है। एवरेज 6.6% इन अप्रैल to December 2020 and stood at 4.6% in December 2020, mainly driven by the rise in food inflation। तो उनको पता है कि भाई जो खाने में खाना बहुत महंगा हो गया था, सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी, तो इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। और मेजर पार्ट जो अगर आप सीपीआई का देखोगे, सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें फूड का ही रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी ने ड्राइव किया है इस इन्फ्लेशन को, ठीक है, बस यही बता रहा है। CPI headline and its subgroups witnessed inflation during April-October, driven by the substantial increase in price momentum due to the initial disruptions caused by the COVID-19 लॉकडाउन। तो अब COVID-19 जब लॉकडाउन लगा तो सप्लाई में एकदम से डिस्ट्रप्शन आ गया ना, पहले जो चीज़ चल रही थी सही से वो एकदम कट गई। तो एकदम कटेगी तो क्या होगा, एकदम कटेगी तो भाई ऑब्वियसली शूटअप करेगा ना, आपके पास सप्लाई खत्म हो जाएगी, कहाँ से दोगे आगे, तो आप महंगा दोगे फिर, है ना। तो उस जब वो ये सब महंगाई एकदम से बढ़ने लगी, एकदम से मोमेंटम उसने गेन कर लिया, तो उसको कम होने में टाइम लगा, ठीक है। तो बस वो यही बोल रहा है। मॉडरेटेड वो जो बढ़ता चला गया ना, वो बस इसी मोमेंटम की वजह से बढ़ा है कि भाई अब सब लोग देख रहे हैं कि भाई सप्लाई कम हो रही है, उसने भी प्राइस बढ़ा दी, उसने भी प्राइस बढ़ा दी कि देख के कि भाई ये महंगा हो गया, ठीक है। किसी को खाना महंगा, किसी को, मेरे को अगर कम चीज़, ज़्यादा चीज़ में ज़्यादा प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है तो मैं आगे बेचूंगा भी ज़्यादा प्राइस में, ठीक है। तो इस टाइप से कैरी होता चला गया वो। मॉडरेट प्राइस मोमेंटम बाय नवंबर 2020 फॉर मोस्ट सबग्रुप्स, अभी तो मॉडरेट हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है। रूरल अर्बन डिफरेंस इन सीपीआई इन्फ्लेशन सॉ डिक्लाइन। तो जो सिटीज़ में डिफ्लेशन इन्फ्लेशन है और जो गाँव में रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन है, इनके बीच में डिफरेंस था वो डिक्लाइन हुआ है 2020 में, ठीक है। सिंस नवंबर 2019 सीपीआई अर्बन इन्फ्लेशन हैज़ क्लोज द गैप विद सीपीआई रूरल इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन हैज़ ऑलमोस्ट कन्वर्ज नाउ। तो फूड इन्फ्लेशन जो है अब वो एकदम एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया है। जैसे कि पहले बहुत महंगाई थी, प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है ना, अब वैसा नहीं है, अब नॉर्मल है, चीज़ें अफोर्डेबल हैं। डाइवर्जेंस इन रूरल अर्बन इन्फ्लेशन ऑब्जर्व्ड इन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीआई लाइक फ्यूल। अभी आप देख रहे होगे कि अगर आप पेट्रोल वेट्रोल भरवाते हो, आप देख ही रहे होगे कितना पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ गया है ना। तो मतलब बेसिकली जो इन्फ्लेशन ड्राइव हो रहा है वो मेजर किससे हो रहा है, फूड, फ्यूल, लाइट क्लोथिंग, इन सब से हो रहा है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल गई हैं, तो जो भाई लॉस हुआ है इतना वो रिकवर तो होगा ना, तो इसलिए प्राइस बढ़ गया है। मैं बाल कटवाने जाता था तो वो पहले 100 रुपये लेता था, अब वो 150 रुपये लेता है। तो मतलब वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ा है, कोई एक जगह नहीं है, हर जगह बढ़ा है। ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2019 एज वेल एज अप्रैल टू दिसंबर 2020-21, अगर हम दोनों ईयर्स को कंपेयर करें,
मतलब फिजिकल ईयर 2020 और 2021 को, तो द मेजर ड्राइवर जो CPI इन्फ्लेशन का है, जो महंगाई दर का मेजर ड्राइवर है, वो रहा फूड एंड बेवरेजेस। ऑब्वियसली फूड एंड बेवरेजेस पिछले कितने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़। Contribution increased to 59% during April-December as compared to 53.7% during April 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 to December 2019। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है फूड एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, वो मतलब जो पिछला साल था हमारा, उसमें 59% था। अगर हम उसको कंपेयर करें 2019 वाले ईयर से, तो उसमें ये 53.7% ही था। ठीक है, इसीलिए सिंस इसका फूड एंड बेवरेजेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, इसीलिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया। ठीक है, जो थाली कॉस्ट है, पिछला अगर आप इकोनॉमिक सर्वे फॉलो कर रहे होगे तो वहाँ पे एक थाली इकोनॉमिक्स करके चीज़ आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वेजिटेबल थाली का एक इंसान के लिए कितना रेट पड़ता है और एक नॉनवेज थाली का कितना रेट पड़ता है। इस टाइप से उन्होंने बताया था, 100, 119 इस टाइप से कुछ कुछ उसका वो था, मतलब स्टैट्स थे। तो बात ये है कि पहले जो चीज़ें थी, वो जो थाली का कॉस्ट है, एक थाली का जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ गया है बेसिकली। एक थाली जो इंसान अफोर्ड कर पाता है नॉर्मल, जिसमें चीज़ें रहती, रोटी चावल, दाल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस थाली का कॉस्ट जो है वो जून 2020 और नवंबर में बढ़ गया, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, फूड का इन्फ्लेशन बढ़ गया, रॉ मटेरियल अब मेरा महंगा आ रहा है, तो मतलब खाने का भी प्राइस बढ़ेगा ही, है ना। However, a sharp fall in the month of December reflecting the fall in the prices of many essential commodities। ठीक है, फिर बाद में जब दिसंबर आके जब लॉकडाउन खुले, सप्लाई नॉर्मल हुआ, तो ये जो कमोडिटीज़ हैं फूड वाली, इनका इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, स्टेट वाइज ट्रेंड अगर हम देखें तो CPI इन्फ्लेशन इंक्रीज द मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं कुछ कुछ जगह, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप लिए, अलग अलग टाइप का लॉकडाउन था, तो उस टाइप से डिफरेंस रहा, बट ओवरऑल बड़ा ही है हर जगह। इन्फ्लेशन रेंज फ्रॉम 3.2% टू 11%, मतलब एज लो एज 3.2% था और एज हाई एज 11% था अक्रॉस द स्टेट्स ड्यूरिंग जून दिसंबर 2020 एज कम्पेयर टू 0.3 एंड 7.6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, तो यही सब है। फूड इन्फ्लेशन, ये तो कितनी बार बताया है, फूड इन्फ्लेशन ड्राइविंग ओवरऑल CPI, जो पूरा इन्फ्लेशन है उसको किसी वजह से आया, मेजर ड्राइवर कौन है, वो फूड इन्फ्लेशन है। ठीक है, स्टेप्स टेकन टू स्टेबलाइज, क्या स्टेप्स लिए हमने प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए। अब ये देखो, अब इतना ज़्यादा जब फूड का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकता था कि भाई हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको एक्सपोर्ट ना करो। इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई सप्लाई नहीं है, सप्लाई में कमी है ना, इसीलिए इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अब हमें सप्लाई बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को कम करके वही जो एक्सपोर्ट हमने कम किया है, वही हम डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया कि आपने देखा होगा प्याज व्याज बड़ा महंगा हुआ था, 100 रुपये किलो टाइप चल रहा था, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया अनियंस का, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसका सप्लाई बढ़े। ठीक है, स्टॉक लिमिट लगा दिया कि भाई आप इससे ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं रख सकते अनियंस, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग स्टॉकिंग कर लेते हैं। अब अनियन ऐसी चीज़ है, प्याज ऐसी चीज़ है कि अब लोग क्या है, सस्ते में ख़रीद के स्टॉक कर लेंगे और फिर सोचेंगे कि जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा तब हम बेचेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे सप्लाई आपने रोक दी उसकी। अगर आपने स्टॉक करके रख दिया, आप बेच ही नहीं रहे हो आगे, तो आप सप्लाई कम कर दिया, और जैसे ही सप्लाई कम होगी तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। ये सब टैक्टिक्स होते हैं ये प्याज के प्राइस बढ़ाने के। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगा दिया कि आप भाई 1 टन से ज़्यादा नहीं रख सकते अनियन, इस टाइप से, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो उसको देना पड़ेगा, करेक्ट, आगे बेचना पड़ेगा। तो ये सब किया। फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, रेस्ट्रिक्शन ईज़ किए पल्सेस के इंपोर्ट पे। अब जैसे दाल वगैरह हैं, ठीक है, अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी में कम कम बन रही है ना, कमी हो रही है, तो हमने इंपोर्ट जो होता है दाल बाहर से, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस को ईज़ कर दिया, ताकि ज़्यादा इंपोर्ट हो पाए और सप्लाई बढ़े उस चीज़ का। ठीक है, तो इस टाइप से हमने किया। अब गोल्ड प्राइसेस की अगर हम बात करें, तो गोल्ड प्राइसेस तो बड़े थे बीच में, हमने देखा ही था, शार्प स्पाइक एज इन्वेस्टर्स टर्न टू गोल्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अमिड कोविड-19, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि भाई लोग पैसा कैश में रखना कम चाह रहे थे, लोग फिजिकल एसेट जैसे गोल्ड में ज़्यादा लेना चाह रहे थे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस, गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। अब करेंसी क्या है, मतलब अब आपने बैंक में पैसा रखा है, कल को बैंक क्रैश हो गया, है ना, तो आपका पैसा तो गया ना वहाँ पे, बट गोल्ड तो आपके पास ही रहेगा, करेक्ट। तो शार्प स्पाइक हुआ, इन्वेस्टर्स गोल्ड जो है, गोल्ड लोग ज़्यादा इकट्ठा करने लगे। कंपेयर टू अदर एसेट्स, गोल्ड हैड कंसिडरेबली हायर रिटर्न्स, ऑब्वियसली हायर रिटर्न था, इसका बढ़ गया था प्राइस बहुत ज़्यादा। कंसिस्टेंसी इन इम्पोर्ट पॉलिसी वारंट्स अटेंशन। अब इम्पोर्ट पॉलिसी में क्या क्या हमने चेंज लाए
कि भाई देखो इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब हम इससे क्या सीख ले सकते हैं कि भाई जो हम एडिबल ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, मलेशिया और इधर सिंगापुर, मलेशिया और शायद इंडोनेशिया है। देख लेना एक बार कहाँ से हम मेजर एडिबल और पाम ऑयल, हम वैसे मेजर सप्लायर जो है पाम ऑयल का वो मलेशिया ही है। तो हम वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम बहुत ही ज़्यादा रिस्क में रहते हैं कि वहाँ से हमको अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा डिमांड तो मीट ही नहीं हो पाएगा। तो भाई इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आप डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, है ना। इम्पोर्ट्स इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन एंड प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक एडिबल ऑयल मार्केट coupled with frequent changes in import policy of pulses and edible oils add to the confusion among the farmers producers and delay imports। क्या बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट्स जो इंपोर्ट आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, वो इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्शन के, जो इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी में पल्सेस और इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ऑब्वियसली इंपोर्ट से इफेक्ट होगा। अगर मान लो इंपोर्ट सस्ता आ रहा है ना, तो हमारा क्या अंदर का माल कम बिकेगा, समझ में आ रहा है ना। कपल्ड विद अब अगर बहुत ही आप जल्दी जल्दी इंपोर्ट का पॉलिसी चेंज करोगे तो वो बेकार है, उससे कन्फ्यूजन होता है चीज़ों में। आज आपने बोला कि भाई हम पल्सेस में इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कल आप बोलोगे कि हम उसको ईज़ कर रहे हैं, तो भाई जो फार्मर है, जो जो खेती करता है, उसको वो कैसे डिसीजन लेगा कि उसको क्या ग्रो करना है, ठीक है। वो तो वही चीज़ ग्रो करेगा ना जिसमें उसको बेनिफिट होगा। तो ये बेकार चीज़ है बार बार फ्रीक्वेंट चेंज करना इम्पोर्ट पॉलिसी में, यही वो बोल रहा है। अब दूसरा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें तो इंडिया बहुत आगे रहता है क्लाइमेट चेंज और इसमें, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर इनिशिएटिव है, और देखते हैं क्या क्या किया है इसने इंडिया ने। इंडिया हैज़ टेकन सेवरल प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मेन स्ट्रीम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनटू द पॉलिसीज़। इंडिया ने बहुत स्टेप्स लिए हैं एसडीजी को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। एक है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। अब इसमें क्या होता है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू में, इंडिया ने वॉलंटरीली बोला है कि आप हमारे एमिशंस का रिव्यू लीजिए। किसको बोला है, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पे उसने बोला कि हम अपना वॉलंटरी रिव्यू कराएंगे, हम अपने हर साल रिव्यू कराएंगे कि भाई इंडिया का जो इंडिया का जो एमिशन है वो इतना है, हमारा कितना होना चाहिए, हमारा गोल कितना था एज़ कम्पेयर टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, और हम कितना एमिट करें हैं, ताकि हम ऑन द ट्रैक रह पाएँ, ठीक है। Localization of sustainable development goals is a crucial to any strategy aimed at achieving the goals under 2030 agenda। लोकलाइजेशन मतलब हर स्टेट को ये करना है, हर स्टेट को स्टेप्स लेने हैं ताकि एज अ कंट्री, एज अ नेशन वी मूव हम एक ट्रैक पे रहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, ठीक है। सेवरल स्टेट्स एंड यूटीज हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी। तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड ऑल्सो नोडल मैकेनिज्म्स विद इन एवरी डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस। तो यही बोला कि भाई स्टेट्स भी बहुत ही सीरियस हैं एसडीजी को लेकर, तो और वो भी कर रहे हैं ये चीज़, मतलब सोलर पैनल्स लगाना, सोलर स्ट्रीट्स लाइट्स लगाना। तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं अभी धीरे धीरे स्टेट्स में, तो स्टेट्स भी दे आर अवेयर ऑफ दिस। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिमेन्स कोर टू द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी डिस्पाइट द अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 पैंडमिक। एंड जब कोविड-19 पैंडमिक आया तो इसने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया इस चीज़ पे कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही सीवियर इशू है, राइट। आप एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप नॉर्मल फूड चेन को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, क्राउडेड कर रहे हो, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेव कंसर्न वाली बात है। 8 नेशनल मिशन अंडर नेशनल ये जो प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 8 मिशन है, इसको पढ़ लेना कौन कौन सा है। एक वाटर है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, हिमालयन इकोसिस्टम है, ठीक है, और आपका सोलर मिशन है एक। तो ऐसे करके 8 मिशन है, तो हर एक को पढ़ना है आपको घर जाके, अभी मतलब घर पे ही पढ़ना है, ठीक है। NAPCC, अब एक एक को ड्रिल डाउन नहीं करेंगे यहाँ पे, इतना बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइन, जो NDCs हैं इंडिया के, NDCs आप बताओ कि इंडिया के अभी क्या क्या हैं। जैसे मैं एक बता देता हूँ कि भाई कार्बन सिंक हमको इम्प्रूव करना है, 2.223 शायद मिलियन टन्स ऑफ कार्बन हमको सिंक बनाना है, या फिर हमको एमिशंस रिड्यूस करने हैं बाय 40%। तो और हमको रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्ट है एज ए एनर्जी, जो हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो हमको रिन्यूएबल से ज़्यादा करना है, मतलब रिन्यूएबल्स का परसेंटेज हमको इंक्रीज़ करके 40% करना है। इस टाइप से 40% एमिशंस रिड्यूस करना है। तो इस टाइप से NDCs हैं कुछ इंडिया के, वो एक बार आप देखना कि क्या NDCs हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड है। द फाइनेंसिंग कंसिडरेशन विल देयरफॉर रिमेन क्रिटिकली एक्सेप्शली एज द कंट्री
स्टेप्स अप द टारगेट्स सब्सटैंशियली, बकवास है, छोड़ो। द गोल ऑफ जॉइंटली मोबिलाइजिंग $100 100 बिलियन डॉलर। आप देखो पेरिस एग्रीमेंट में अभी पिछले साल हमने ये जो कंट्रीज थी मीट हुई थी, तो उसमें हमने ये बोला था कि भाई हम $100 बिलियन रेज करेंगे टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, कि जैसे भाई कोई रिसर्च में पैसा देना है, मान लो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में रिसर्च कर रहा है उसका, या फिर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप क्रिएट करना है, तो उसके लिए टोटल कुछ ऐसा करके $100 बिलियन का था। बट वो हो नहीं पाई मीटिंग, क्योंकि COP26 तो पोस्टपोन हो गया कोविड-19 की वजह से। तो वो यही बोल रहा है बस कि था, बट वो डिले हो गया। डिस्पाइट ओवरऑल ग्रोथ इन ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स, ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स वो होते हैं कि भाई जैसे जो जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए लोन लिया जाता है ना, जैसे मान लो मेरे को मरीन लाइफ के कंजर्वेशन के लिए लोन लेना है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ों के लिए आप पैसा लेते हो जब, तो उसको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। ग्रीन बॉन्ड इशुएंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 स्लोड डाउन फ्रॉम 2019 पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड इनटू टू, ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए। कौन कौन से? एक था वर्ल्ड सोलर बैंक, ठीक है, बैंक, और एक था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ये क्या है? वर्ल्ड सोलर बैंक एज अ नेम सजेस्ट, बैंक क्या करता है? बैंक लेंडिंग देता है, फाइनेंसिंग करता है, राइट। और इसमें क्या है? सोलर बैंक है, तो ये सोलर इनिशिएटिव्स के लिए फाइनेंसिंग करने के लिए एक बैंक इंडिया ने बनाया, इन्हें प्रपोज किया, जो कि था वर्ल्ड सोलर बैंक। तो ये वर्ल्ड सोलर बैंक क्या करेगा? जो सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे ओवर द वर्ल्ड, उनको ये करेगा, उनको पैसे देगा, उनको फाइनेंसिंग करेगा। दैट वाज वन वर्ल्ड सोलर बैंक। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव क्या था? एज अ नेम सजेस्ट कि भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक ही सन है, और दुनिया भी एक ही है, प्लानट भी एक ही है, ठीक है। और हम क्या करेंगे? उसको एक ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे। मतलब वन ग्रिड मतलब कि जितना भी सोलर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर द वर्ल्ड, वो एक ही ग्रिड से होगा। मतलब ऐसा कुछ प्रपोज़ किया गया था कि 140 कंट्रीज़ जो हैं वो एक ही पावर ग्रिड से कनेक्टेड रहेंगी, और उन सबको ये जाएगा, सोलर एनर्जी वहीं से जाएगा। इसका कंसेप्ट ये है कि भाई देखो सन कभी सेट नहीं होता कहीं भी, ठीक है। अगर आज इंडिया में अगर धूप है तो यूएसए में रात है, जहाँ जब यूएसए में धूप होती है तो इंडिया में रात होती है, ठीक है। तो सन तो कभी सेट नहीं होता है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि भाई जब यूएसए में सन हो तो वहाँ से सोलर एनर्जी ले लें, जब इंडिया से सन हो वहाँ से सोलर एनर्जी ले लें, और ये सारी एनर्जी हम एक ग्रिड में जाके स्टोर कर दें, जो होगा वन ग्रिड। और फिर जिसको एनर्जी चाहिए होगी वहाँ से वो लेता रहेगा अपना। समझ में आ रहा है? ये था वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है। पॉइज टू ब्रिंग अबाउट सोलर एनर्जी रिवॉल्यूशन ग्लोबली। तो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अभी, ये वाला तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना। तो बट कंसेप्ट इसका यही है कि एक ग्रिड होगा जिससे सारे लोग सोलर एनर्जी लेंगे और जिसमें सारे लोग सोलर एनर्जी देंगे, ठीक है, इस टाइप से। एग्रीकल्चर की बात का अगर हम करें तो भाई हमको पता ही है एग्रीकल्चर तो काफ़ी बूस्टअप हुआ है, 3.4% का ग्रोथ आया है। कितनी बार हम पढ़ रहे थे ये चीज़, सॉरी, ठीक है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर जो है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था एग्रीकल्चर का, दैट वाज 17.8% एट करेंट प्राइसेस। तो ये ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सब इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी बढ़ा है, रिलेटेड टू GVA शोइंग अ फ्लक्चुएटेड ट्रेंड फ्रॉम 17.7% टू 16.4% इन 2018-19 विद अ डिप टू 14.7% इन 15-16। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इन द एग्रीकल्चर ईयर 1920 एज पर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट इज़ 11.44 मिलियन टन्स। इतना प्रोडक्शन हुआ है, बस उसको क्या याद करोगे, इतना प्रोडक्शन हुआ है, कोई पूछता थोड़ी है। क्या है? द एग्रीकल्चर जो क्रेडिट फ्लो है, अब जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट फ्लो हुआ है वो भी बढ़ा है, राइट। क्योंकि सिंस ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा मशीनरी लगेगी, ज़्यादा मशीन लगेगी तो ज़्यादा लोग क्रेडिट लेंगे, ठीक है। तो आप देख लें डिफरेंस, देखोगे कि ये इतने लाख करोड़ से 13.9 लाख करोड़ से लेकर इतना बड़ा है, 13.5 से 13.9 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो इतना मतलब बड़ा था। टारगेट था हमारा 13.5 बट हो गया 13.9, ठीक है। तो ये बड़ा है क्रेडिट फ्लो। 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स और मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज वर टारगेटेड टू प्रोवाइड, KCC प्रोवाइड किया गया इनको। 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं होता है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, बट किसान उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड बोल दिया। एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट ऑफ February 2020, ठीक है। As of mid January 2021,
अ टोटल ऑफ 44,000 KCCs, अब ये 44 KCCs को दे दिया गया है टू फिशरीज़ एंड फिश फार्मर्स, ठीक है। तो ये सब क्या ही पढ़ोगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ लेना है आपको कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या था। इसमें क्या था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, फसल की बीमा करेंगे, क्रॉप का इंश्योरेंस करेंगे, है ना। क्रॉप का इंश्योरेंस करेंगे तो कितना कितना था, जैसे मेरे हिसाब से ये आपका वीट के लिए 1.5% देना पड़ता है प्रीमियम, राइस के लिए 2% है, और शायद कोर्स ग्रेन के लिए 1% है या 5% है। एक बार देख लेना कितना परसेंट है, मेरे को याद नहीं है। तो एक बार वो देख लेना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर को कितना परसेंट पे करना पड़ता है ना। और 5% है शायद मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार। कवर्स ओवर 5.5 करोड़, ये फसल बीमा योजना में 5.5 करोड़ फार्मर्स को कवर कर लिया गया है, ठीक है। 90,000 करोड़ क्लेम्स जो हैं वो पे कर दिए गए हैं, इतने इतने तक ही याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पीडी क्लेम सेटलमेंट हुआ है क्योंकि आधार लिंक कर दिया गया है सब चीज़ से, ठीक है। 70 लाख फार्मर्स बेनिफिटेड एंड क्लेम्स वर्थ ₹8,741 करोड़ वर ट्रांसफर ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, ठीक है। इतने इतने क्लेम चले गए, हम क्या याद करोगे इसको। द अमाउंट ऑफ 18,000 करोड़ हैव बीन डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 9 करोड़ फार्मर फैमिलीज। पीएम किसान, अब देखो इसमें पीएम किसान आ गया। पीएम किसान का पढ़ लो आपकी भाई क्या होता है पीएम किसान। इसमें क्या होता है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार के गरीब फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। इतने पैसे दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ में 9 करोड़ फैमिलीज़ को मिल चुका है कितना, 18,000 करोड़, बस यही है। अभी आप देखोगे जब इनिशियली पैकेज आया था तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो 2,000 वाली इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान की, वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दी थी शुरुआत में ही। तो ये है। बाकी फ़िश प्रोडक्शन जो है, इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 14.16 मिलियन मेट्रिक टन्स ड्यूरिंग 1920, तो ये है, ठीक है। जीवे बाय द फिशरी सेक्टर टू द नेशनल इकोनॉमी स्टूड एट 2,000 करोड़, 1.2, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ग्रोथ आया, क्योंकि भाई फूड से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ है ना वो सब में ग्रोथ आएगा। तो वहाँ पे कितना आया एनुअल ग्रोथ, 9.9%, 99%, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू 3.12% इन एग्रीकल्चर, 3.4% था ये एग्रीकल्चर में, 8.25% इन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग होगी जैसे चिप्स वाली कंपनीज, लेज़ वगैरह, इन सब में काफ़ी स्नैक्स वाली हल्दीराम, इस टाइप के जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें काफ़ी ग्रोथ आया, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिर से आपको ये पढ़ना है ये योजना। इसमें क्या हुआ है, 18.96 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया था। बस यही सब है। ओवर 200 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड अमंग द फिस्को कार्गो, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या ही पढ़ोगे। अब इसे आप वहाँ पे ये पढ़ लेना कि गरीब कल्याण योजना क्या है। गरीब कल्याण योजना में शायद कुछ कुछ पर्टिकुलर केजीज ऑफ फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, ठीक है, एट मिनिमल कॉस्ट। कुछ कुछ कॉस्ट फिक्स किया गया, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इस टाइप से। कोल्ड ग्रेन के लिए शायद 1 रुपये है या ऐसा कुछ कुछ है, अभी याद देख लेना क्या है गरीब कल्याण योजना में कितना कितना वो है, ठीक है। बाकी योजना इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में क्या है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जब आया था तो गवर्नमेंट ने 5 kg पर पर्सन जो है फूड ग्रेन्स फ्री दिया था 3 महीने के लिए। और किसको किसको दिया था, 8 करोड़ माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट्स थे उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री फूड ग्रेन मिला था 3 महीने के लिए, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडाइज़ किया, अब इतना ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़, मतलब 3,000, वही अराउंड 3,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने कॉस्ट बियर किया इसका, ठीक है। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वी शेप रिकवरी हुई है, बार बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आईआईपी आता है, ठीक है। आईआईपी आपको पढ़ना है, आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें भी द आईआईपी एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज फर्दर रेंज्ड अप टू द प्री कोविड लेवल्स, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो जो है आईआईपी में भी ग्रोथ आया जब लॉकडाउन हटा अपना, ठीक है। तो आईआईपी में ग्रोथ आया 1.9% का, एज़ कम्पेयर टू 2.1% इन नवंबर 2019, ठीक है। ये सब है। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आप पढ़ लेना कौन कौन सी है, इसका शॉर्ट फॉर्म लर्न करने का है फर्न CCS, FERN CCS। अब इसमें क्या क्या आता है, फर्टिलाइज़र आता है, सबसे पहले रिफाइनरी आता है, सबसे ऊपर है रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिर स्टील, फिर क्रूड ऑयल, है ना। फिर आपका आता है ये लास्ट में केमिकल और फर्टिलाइज़र आते हैं, ठीक है। और फिर बीच में ऑयल आता है, ठीक है। तो और ये सब आता है। तो एक बार ये देख लेना 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। सीमेंट आता है,
सीमेंट फर्टिलाइज़र आखिरी में आता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देख लेना एक बार कि कौन सा ऑर्डर होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, ऑर्डर पूछ लेते हैं कभी एक बार। फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड फर्मिंग अप इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर फोरसीन विद द गवर्नमेंट इनहांसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कितना बकवास लिखा रहता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान विद स्टिमुलस पैकेज ऑफ वर्थ 15% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था, है ना, उसमें जो इंडिया ने है जितना पैसा फॉरगिव किया है, जैसे अभी सब्सिडी दी ना ऊपर फूड ग्रेन्स की 5 kg पर मंथ 3 महीने के लिए, तो उसमें 3,000 करोड़ का खर्चा आया था। वैसे ही टोटल मिला के जो पूरे आत्मनिर्भर भारत अभियान में खर्चा आया है वो है 15% ऑफ इंडिया जीडीपी। बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 15% बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया है। इंडियाज़ रैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 63 हो गया। पिछले साल ही रिपोर्ट आ गया था, वैसे ये 77 से 63 हो गया है, ठीक है। तो इम्प्रूव किया इंडिया ने कुछ कुछ पैरामीटर्स, इसके 10 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें 7 में इंडिया ने इम्प्रूव किया है। ये आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सा पैरामीटर होता है, जैसे इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक होता है, इंसॉल्वेंसी एक होता है, टैक्स लॉस कैसे हैं वो है एक पैरामीटर, ठीक है। आप जो मेंबर्स हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मेंबर्स हैं उनके साथ कुछ कुछ एक पैरामीटर रहता है जो उसको मेजर करता है, ठीक है। और लैंड अलॉटमेंट कैसा है, इस टाइप से मेजर करता है। तो ये आपको 10 इंडिकेटर्स जाके पढ़ने हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। बस एक बार देख लेना, ऐसे रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लोगे तो याद रहेगा। एक्नॉलेजेस इंडिया एज वन ऑफ द टॉप, जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इट एक्नॉलेजेस इंडिया एज वन ऑफ द टॉप 10 इम्प्रूवर्स द थर्ड टाइम इन अ रो विद एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 67 रैंक्स इन 3 ईयर्स। 3 साल में इंडिया ने 67 रैंक इम्प्रूव किया है इसमें। ये सब अब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाईएस्ट जंप कब आया था, इतना कुछ नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ क्या लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि कौन से इंडिकेटर में इंडिया ने इम्प्रूव किया है, ठीक है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इम्प्रूव किया है, इंसॉल्वेंसी में इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। FDI equity flows were $49.98 billion in fiscal year 20 as compared to 44.37। FDI बढ़ा है, हमने देख ही लिया था कि FDI बढ़ा है भाई, 49 हो गया 44 से, ठीक है। उसके बाद $30 बिलियन जो हैं वो फिजिकल ईयर 21 में आया, ठीक है। और जो जितना भी FDI आया है दैट इज़ इन द नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे सर्विसेज सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI नहीं है, मतलब बहुत ही कम आया है। जो मेजॉरिटी आया है वो किस में आया है, सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मेटलर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन सब में सबसे ज़्यादा FDI आया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन द 10 की सेक्टर्स इन द आत्मनिर्भर भारत। ये मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि 6% आपको हम एक्स्ट्रा देंगे अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचोगे, तो दैट इज़ प्रोडक्ट PLI स्कीम, ठीक है। टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज विद एन ओवरऑल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एट, एक मिनट, या overall expenditure estimated at 1.46 lakh crores with sector specific financial limits, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखा है। सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है, हर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन आया है एग्रीकल्चर छोड़ के, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 16% प्रोडक्शन जो भी रेवेन्यू था वो डाउन हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड बाय नियरली 16% इन फर्स्ट हाफ ड्यू टू द लॉकडाउन ओइंग टू द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो नेचर है, जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, ठीक है। कुछ भी ऐसे काम हो गए ना जो जैसे आपकी घर में आंटी झाड़ू पोछा लगाने आती होंगी, वो भी एक कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस है ना, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है। तो इस वजह से वो जितने भी सेक्टर्स हैं सारे हिट हुए, ठीक है। की इंडस्ट्रीज सच एज सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, रेल फ्राइट ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक, ऑल डिस्प्लेइंग अ वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इन सब जो ये थी, अब फ्राइट ट्रैफिक मतलब जो रेल फ्राइट ट्रैफिक है, ट्रेनें बंद हो गई थी। अब जब ट्रेनें बंद हो गई, लोग घर में बैठ के बोर हो गए हैं, तो अभी जब लॉकडाउन खुला है तो सब भाग रहे हैं भाई, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, तो वी शेप्ड रिकवरी दिख रहा है सब में, है ना, यही वो बोल रहा है। Despite disruptions being witnessed globally, FDI inflows into the India's services sector grew robustly, by 34% year on year during April to September 2020 to reach $23.6। ये देखो वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि FDI फ्लो बढ़ा है। हमने कितनी बार बात कर लिया कि FDI फ्लो बढ़ा था, तो बस इतना ही बढ़ा है, नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ इंडिया GDP, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो कितना जीवीए इंडिया का अकाउंट करता है, दैट इज़ 54%। ये पूछ लेते हैं कभी कभार कि क्या 50% से ज़्यादा है? हाँ भाई ज़्यादा है। सर्विसेज सेक्टर ही इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ 54% ऑफ इंडिया जीवीए सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। दैट इज़ नियरली 4/5 ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो इनटू द इंडिया। ठीक है, तो जितना भी एफडीआई का इनफ्लो हुआ है इंडिया में, उसका 4/5% जो था वो सर्विस सेक्टर में ही आया है। ठीक है, द सेक्टर्स शेयर इन जीवीए एक्सीड्स 50% इन 15 आउट ऑफ 33 स्टेट्स। अब 33 स्टेट में से 15 स्टेट में जो है वो 50% से ऊपर है ये जीवीए सर्विस सेक्टर का। ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू जो सर्विस ऐड करती है वैल्यू टू द जीडीपी, ठीक है, वो जो है वो 15 स्टेट में ज़्यादा है। 33 स्टेट्स के कंपेरिजन में 15 स्टेट्स में ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 48% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से उसमें 48% तो सर्विस सेक्टर का ही है। ठीक है, आउट परफॉर्मिंग द गुड्स एक्सपोर्ट। जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स का यू नो सॉरी जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 48% सर्विसेज सेक्टर का ही है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि भाई मान लो कोई शिप आई मेरे पोर्ट पे, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा जब वो अपना सामान खाली करके इंडिया के पोर्ट पे वापस चली जाए। तो वो जो टाइम है वो हमने इम्प्रूव किया है। तो हमने बेसिकली पोर्ट का जो अपने जो पोर्ट्स हैं हमारे, जैसे JNPT है ना, नहावा शिवा है, सॉरी महाराष्ट्र का, तो वहाँ जितने भी पोर्ट्स हैं जो हमारे, वहाँ पे हमने टर्न अराउंड टाइम जो है शिप का वो रिड्यूस किया है। पहले 4.67 डेज़ था, अब 2.62 डेज़ हो गया है। ठीक है, जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो तो बढ़ ही रहा है ऑब्वियसली। 38 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मतलब वैसे स्टार्टअप जिनका एवैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन या उससे ऊपर है, दोज आर यूनिकॉर्न्स। उसमें बाईजूस आता है, आपका रेजर पे भी है शायद उसमें, और आपका यान अकेडमी हो गया। तो दे हैव बिकम यूनिकॉर्न्स। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, सो ऊबर हो गया, ओला हो गया, सॉरी ऊबर तो नहीं, ओला हो गया। ठीक है, तो दे हैव बिकम यूनिकॉर्न्स। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है। 38 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं। ठीक है, एडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 12 स्टार्टअप्स इनटू द यूनिकॉर्न लिस्ट लास्ट ईयर। तो 38 टोटल इंडिया के हैं, जिसमें से 12 जो हैं, 12 तो पिछले साल ही ऐड हुए हैं। ठीक है, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो भी जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इंडिया स्पेस में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है हैविली। हैविली तो नहीं बोलूँगा बट हाँ ठीक है, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। और इंडिया स्पेंट अबाउट $1.8 बिलियन ऑन स्पेस प्रोग्राम्स इन 1920। तो चंद्रयान देखा होगा आपने, चंद्रयान 2 है, फिर अभी चंद्रयान 3 भी आ रहा है, फिर गगनयान मिशन आ रहा है। करेक्ट, तो इसमें इंडिया काफ़ी स्पेंड कर रहा है अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पेस इकोसिस्टम इज अंडरगोइंग सेवरल पॉलिसी रिफॉर्म्स टू एंगेज प्राइवेट प्लेयर्स। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जैसे ये है अपना स्पेस एक्स है बाहर, है ना, वैसे इंडिया में भी अब ये इनकरेज कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप स्पेस फील्ड में काम करिए। और हैं ऐसी एक दो कंपनीज, ऐसे एक दो स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ में। नाम नहीं याद रहा मेरे को, बट एक बार आप गूगल करना तो पता चलेगा। एंगेज प्राइवेट प्लेयर्स एंड अट्रैक्ट इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। देखते हैं इसमें क्या है। द कंबाइंड सेंटर एंड स्टेट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज। तो सेंटर और स्टेट का अगर हम टोटल सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर्स में अगर हम देखें, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मेजॉरिटी हेल्थ ही कंस्टिट्यूट कर रहा है अभी क्योंकि कोविड-19 आया, बट जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट्स का, सेंटर प्लस स्टेट, वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो सोशल सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर हैं उसमें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, इंडियाज़ रैंक इन HDI 2019 वॉज रिकॉर्डेड। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो UNDP रिलीज़ करता है, ठीक है, जिसमें वो ये मेजर करता है कि मोर्टेलिटी रेट कैसा है, लोगों को हेल्थ का, एजुकेशन कितना मिल रहा है, ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो दैट वाज 131। अच्छा नहीं है, 189 के कंपेरिजन में 131 है, बट स्टिल इंडिया इज़ इम्प्रूविंग धीरे धीरे। अभी 129 हुआ था शायद, लास्ट ईयर का जो डेटा है उसमें 129 था। इंडियाज़ GNI जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम इज़ जो इंडियन सिटीजन तो नहीं बोलूँगा, जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो नेशनल्स हैं, इंडिया के बंदे हैं, वो जो जितना वो पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उनको सबको ऐड करके जो इंडिया के लोग कमा रहे हैं उसको ऐड करके जो आता है उसको हम बोलते हैं GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। जो इंडियन नेशनल्स की इनकम है दैट इज़ GNI, और वो बड़ा है। वो बड़ा है 6,000, अराउंड $6,000, 6,400 से लेकर अभी 6,681 है। ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये जानने को कि GNI पर कैपिटा जो है वो बड़ा है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव हुई है इंडिया की, पहले 69.4 थी,
नाउ इट इज़ 69.7 है ना, 69.7। तो अब आप 3 साल जो हैं वो आप क्या बोलते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा जी सकते हो, ठीक है। द एक्सेस टू डेटा नेटवर्क 3 नहीं है यहाँ पे वो ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 से, तो पता चलेगा कितने महीने हैं। द एक्सेस टू डेटा नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन गेन इंपॉर्टेंस ड्यू टू ऑनलाइन लर्निंग। अब भाई स्कूल बंद हो गए, अब स्कूल बंद हो गए तो लर्निंग ऑनलाइन हो गई है, तो गैजेट्स का जो डिमांड है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो फ़ोन हो, दैट डिमांड हैज़ इंक्रीज, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है ना। अभी भी आप बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो, करेक्ट। तो मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, डिजिटल जो लर्निंग है, एडटेक है, वो सब बढ़ रहा है, ठीक है। मेजर प्रपोर्शंस ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज एज रेगुलर वेज सैलरीड इन द अर्बन सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19 जनवरी 19 माह बेकार है, क्या पढ़ोगे इसको। गवर्नमेंट इंसेंटिव टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एंड रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स इनटू 4 कोड्स। तो अभी वो जो लेबर कोड बिल आया था, उसमें जितने भी जितने 40 कुछ करके लेबर कोड्स थे, उनको सिर्फ 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करके उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े बेसिकली। तो जो इंडस्ट्रीज़ लेबर एम्प्लॉय करती हैं, अब उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया है कि वो एम्प्लॉय कर पाएँ और कंप्लाई कर पाएँ लेबर कोड से, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो बूस्ट कर ही रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप अगर इंडस्ट्री जैसे कोई जब आप कोई इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है, तो उसमें इंडस्ट्री भी अपना वो डालती है, पीएफ जो बोलते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, तो वो इंडस्ट्री डालती है और एम्प्लॉय डालता है, ठीक है, 12% तक। तो अब वो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए बोला कि एम्प्लॉय का हम डाल देंगे, ठीक है, चलो एम्प्लॉय का हम डाल देंगे, एम्प्लॉय की तरफ से जो आप डालते थे पहले वो हम डाल देंगे, है ना, पहले 3 साल के लिए आप वो वाला हम डाल देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे एम्प्लॉयमेंट बूस्टअप किया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो फीमेल का वो स्टिल लो है, लड़कियों को लोग एम्प्लॉय नहीं करना चाह रहे हैं, है ना वो लो लेवल पे ही है अभी। फीमेल स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनली, अब कोविड-19 में तो और ज़्यादा ये हो गया है, ये लो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि भाई जो मेल हैं वो घर पे रह रहे हैं, अब घर पे रह रहे हैं तो खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का, है ना। तो वो सब के लिए डोमेस्टिकली जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं फीमेल्स अब, ठीक है, ड्यू टू दिस पैंडमिक। फीमेल स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनली मोर टाइम इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, ये तो बता दिया। केयर गिविंग सर्विसेज टू हाउस होल्ड मेम्बर्स, ठीक है, एंड टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ये तो बता ही दिया मैंने, इस वजह से हो रहा है। नीड टू प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एट द वर्क प्लेस लाइक पे एंड करियर प्रोग्रेशन। अब जैसे वो बोलते हैं ना, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, एक बहुत ही अच्छा सा लाइन है ये लड़कियों के लिए, कि भाई कॉरपोरेट सेक्टर में जो फीमेल्स हैं उनको कभी हाई पोजीशंस में एम्प्लॉय नहीं करते, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर वीक, मतलब ऐसा परसेप्शन बना हुआ है ना। बट there are females when given a chance they have done very well। ICICI बैंक के आप CEO को देख लो, या फिर SBI के ये आप CEO को देख लो, तो दे वर बोथ फीमेल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। चंदा कोचर एक्सिस बैंक की, एक्सिस की हैं कि ICICI की हैं, देख लेना एक बार। तो दे हैव डन रियली वेल इन देयर फील्ड, राइट। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अनाउंस इन मार्च 2020 कैश ट्रांसफर्स अप टू ₹1000। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तो जो ओल्ड एज हैं, जो विडोड हैं, जिनको सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि आप वीक हो, उनको गवर्नमेंट ने उनके लिए भी सोचा, ठीक है, उनको भी 1000 रुपये का कैश ट्रांसफ़र किया, और जनधन अकाउंट्स में 500 रुपये हर फीमेल को उन्होंने 3 महीने के लिए ट्रांसफ़र किया अंडर PM जनधन योजना। तो ये भी है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का खर्चा किया। तो ये सब स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर उसी पैकेज में सिलेंडर भी फ्री दिए थे 8 करोड़ फैमिलीज़ को 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। कोलैटरल फ्री लेंडिंग दी 10 लाख की, 10 से 20 लाख की फॉर 63 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मॉर्टगेज फ्री, कोलैटरल फ्री लेंडिंग दी, ठीक है। वेजेस अंडर जो मनरेगा MG नरेगा की वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई बाई ₹20 फ्रॉम 182 टू 202। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए कि ताकि इकॉनमी को स्टेबल किया जा सके, ठीक है। इंडिया ने कैसे फाइट किया, इंडिया इनिशियल मेजर्स ऑफ लॉकडाउन, अभी तो लॉकडाउन जब लगा, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, हैंड वॉश, मतलब हमने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है
कि भाई घर पे रह के कॉन्टैक्ट लेस रहें, जब बाहर जा रहे हो आप सामान लेने तो हैंड वॉश करें वापस आके। तो ये सब का हमने काफ़ी अच्छे से इंडिया हैज़ टेकन मेजर्स, हमने एज एन इंडिविजुअल एज अ सिटीज़न बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है इस पैंडमिक को कम करने में, बेसिकली इसका इफ़ेक्ट कम करने में। नहीं तो इंडिया जैसी पॉपुलेशन जो है, इतने जैसी डेंस पॉपुलेशन, इट वुड हैव बीन अ लॉट वर्स, बट बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स एंड आवर understanding of the situation, we have done really well. So the country also acquired self-reliance in essential medicines, hand sanitizers, protective equipment including masks, PPE kits, ventilators, COVID-19 testing treatment facilities. अब आप देखोगे कि जब ये लॉकडाउन्स लगे और बाहर से आना इम्पोर्ट बंद हो गया, बट हमको मेडिसिन तो बनानी थी, है ना, हमको ये हैंड वॉश वगैरह बनाने थे, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बड़ा। तो डोमेस्टिक की लोग जब इंसान के पास नेसेसिटी होती है करने की ना चीज़ें, तो सब चीज़ें होती हैं। बट वैसे क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि भाई कौन करे, इंपोर्ट कर लो चाइना से, सस्ता माल है। बट जब लाइफ और डेथ का सीन आता है ना, तो सब इनोवेशन होता है। तो वही बोल रहा है वो कि इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंस बढ़ गया है कोविड-19 के बाद। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में 16 जनवरी 2021 को चालू हो चुकी है ना। जो दोनों ही वैक्सीन्स जो हैं वो इंडिया में ही बनी है, जिसको अभी भी लोग लगाने से डर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है ना। तो यही हाइलाइट्स से इकोनॉमिक सर्वे के, आई गेस काफ़ी एक्सटेंसिवली समझाया है मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट था वो कवर अप हमने कर ही लिया है। इसको आप एक दो बार और पढ़ोगे तो अच्छे से आप कर लोगे चीज़ें, है ना। इकोनॉमिक सर्वे तो इसी से ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल बजट आने वाला है, तो बजट का भी हम लोग कवरेज करेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, है ना। चलिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चलते रहे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।